नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीवुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट है वो 28 और 29 अक्टूबर को लगा है। अब इसमें टाइम बहुत कम बचा है, समय बहुत कम है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि अगर पेट में 70 से 80 प्लस नंबर नहीं आते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम्स में आप लोग फॉर्म डालने वाले नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब कट ऑफ बनती है तो मिनिमम 70 से 80 के बीच में रहता है। अगर कम वैकेंसीज आती हैं तो 70 प्लस जाता है। अगर ज़्यादा वैकेंसीज आ जाती है, जैसे इस बार 2022 वाले में लेखपाल की 8000 वैकेंसीज आई थी, तब उसमें 64 कट ऑफ बना था। तो इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी कड़ी को देखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस का होता है, जो पीवाईक्यू सीरीज होता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होता है। तो आप सभी इससे अधिक लोगों के साथ जुड़िए और अपने भाई बंधुओं में इस क्विज को शेयर करिए, ताकि और अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की और वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और आज की हम इस क्लास में देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र पर जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उनके बारे में देखेंगे। और ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है या किसे कहते हैं? तो वह कौन सा हो जाएगा हमारा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है सारिस्का। ठीक है, सारिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित होता है? तो यह हमारा स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हमारा क्या है? सारिस्का टाइगर रिजर्व। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रामसर समागम किस वर्ष हुआ था? यानी कि रामसर किस वर्ष में हुआ था? तो रामसर के नाम से जाना जाता है, रामसर कन्वेंशन के नाम से। तो यह हुआ था हमारा रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में हुआ था, 1971 में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम रामसर की बात करें तो रामसर हमारा ईरान का एक शहर है, जहाँ पर एक कन्वेंशन होता है और उस कन्वेंशन के आधार पर ही उसको रामसर कन्वेंशन नाम दे दिया जाता है। ईरान का शहर है ये, इसको याद रखना। और 1971 में होता है रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, इसके बारे में बात करता है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। तो अगर बात करें एक सींग वाला गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे असम में अधिकतर। असम में एक काजीरंगा पार्क है, नेशनल पार्क, वहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें 1972 की अनुसूची में, तो इसको 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस पेड़ को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह एक पारिस्थितिक आपदा है। तो ग्रीन गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीलगिरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदूषक की कितने एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो कितने पॉइंट होते हैं उसमें? तो उसमें पॉइंट होते हैं, सॉरी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 8 पॉइंट होते हैं। 8 पॉइंट के आधार पर इसको राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 हो जाता है, ओजोन NH3, और इसके अलावा पीबी सहित ये 8 मानकों पर आधारित होता है। तो इनको याद रखिएगा, ये मुख्य होते हैं, इसलिए इनको लिखवा दिया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है?
यह हमारा संकटापन्न पौधों और जानवरों का संरक्षण प्रदान करता है, तो इसी से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कब आया था, तो ये इसकी परिकल्पना 1963 में की जाती है और यह लागू 1975 में होता है। इसमें टोटल अभी तक 183 सदस्य देश हैं। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत इसमें बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य देश है, याद रखना इसको। फिर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो देखिए, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन फिर भी वह जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो वह प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, वह आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा आप लोग, मीथेन हमारा CH4 होता है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, इवन पीसीएस में पूछा गया है। आने वाले हर एक प्रश्न परीक्षा में कम से कम एक बार जरूर इसको पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। तो याद रखिएगा, ये दलदल भूमि से मिलता है। इसके अलावा धान के खेत से भी मिलता है। और जब भैंस जो पालतू जानवर होते हैं, भैंस हो गया, गाय हो गया, ये लोग जब जुगाली करते हैं तब इनके मुंह से जो झाग निकलता है तो मीथेन के रूप में निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, एक तो धान के खेतों से, दूसरा होगा दलदल भूमि से, और तीसरा हमारा होगा जो मवेशी होते हैं, मवेशी, तो ये जब जुगाली करते हैं तो यहाँ से इनके मुंह से निकलता है, वो मीथेन गैस ही होता है। तो इसको याद रखिएगा मीथेन गैस के बारे में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1984 में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, तो यह हुआ था 1984 में। अगर मंथ की बात करें, 2 और 3 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर की रात को हुआ था यह, इसको भी याद रखिएगा, दिसंबर 2-3 दिसंबर को हुआ था। और अगर बात करें भोपाल गैस त्रासदी, तो यह एमपी में पड़ता है, एमपी की राजधानी भी है भोपाल है। और यहाँ पर क्या था, एक कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उसी में क्या होता है, गैस रिसाव हो जाता है, जिससे बहुत ही जनधन की हानि होती है। अगर हम बात करें कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो वो गैस हुआ था रिसाव, मिक बोल देते हैं, मिक, MI, एक मिनट, MIC, ठीक है, मिक, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, एक बार इधर लिख देते हैं, मिक। इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसको बोल देते हैं हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, आइसोसाइनाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर से पूछता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये याद रखना, मिक। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो काजीरंगा कहाँ है, यह हमारा असम में है। और सबसे पहले ही प्रश्न में चर्चा हुई थी एक सींग वाले गैंडा की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखेंगे, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पड़ता है, जिसमें सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सुंदरबन पार्क पाया जाता है, और जिसमें जो है शेर मिलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, पश्चिम बंगाल में। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है या स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा खेनी वन्यजीव, करेरा वन्यजीव और बोरी वन्यजीव की बात करें, तो ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें अभी पिछले प्रश्न की, पिछले प्रश्न में जो असम की चर्चा हुई थी, तो असम में और भी कई नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो एक तो काजीरंगा हो ही गया, काजीरंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिब्रू सैखोवा। ठीक है, ये याद रखना, मुख्य रूप से बहुत बार पूछा गया है, डिब्रू सैखोवा। फिर मानस, इसके अलावा ओरंग, और हमारा क्या है, नामेरी।
तो ये मुख्य रूप से नेशनल पार्क हैं जो इनको याद रखना असम की हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भरतपुर में, और भरतपुर कहाँ पड़ता है, तो यह राजस्थान में पड़ता है, याद रखना। और राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, भरतपुर में पड़ता है तो यह हो जाएगा हमारा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कल एक क्लास आर्ट एंड कल्चर की अपलोड किया था, उसमें एक प्रश्न आया था कठपुतली डांस। तो कठपुतली डांस भी कहाँ का है, कठपुतली डांस भी यहाँ का ही है, इसको याद रखिएगा। मुख्य रूप से राजस्थान का कठपुतली डांस है। ठीक है, लोक नृत्य है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपके जो जितने भी PYQ सीरीज है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा। तो अभी तक जितने क्लास अपलोड किए गए हैं वहाँ से आज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए फिर से आ गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान अवस्थित है। ये दूसरी बार प्रश्न आ गया, तो आप लोग इसको याद रखना, याद ही होगा, अभी बताया था, कमेंट करके बताया था। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे। अगले प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, आर्गन। ठीक है, आर्गन हमारा ग्रीन गैस के रूप में नहीं आता है। ये उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है, जिसको नोबेल गैस बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, आर्गन, हीलियम, ये सब नोबेल गैसें हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा, नाम जाना पहचाना सा ही है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम बात करें आगे 17 नंबर प्रश्न की, तो 17 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित फिर डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा अवरक्त विकिरण। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इससे पराबैंगनी विकिरण भी होता है, लेकिन इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमारा वायुमंडल की बात किया गया है। अगर समताप मंडल की बात करें तो वहाँ पे पराबैंगनी किरणों को और क्या कर देता है, और जो ओजोन संरक्षण होता है, ओजोन लेयर, तो उसको पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर पृथ्वी तक आने से रोकता है, वो हमारा ओजोन परत होता है। अगर हम बात करें ओजोन संरक्षण दिवस की, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसको भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित कर लेता है, अधिकांश, तो उसको अवशोषित करती है, तो यह हो जाता है अवरक्त विकिरण को, जो वायुमंडल को गर्म कर देती है। ठीक है, अब कैसे गर्म करती है तो इसको देख लीजिए। जैसे क्या होता है, कोई भी गैस जो होता है सूर्य से लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है पृथ्वी तक, इसलिए सूर्य हो गया। ठीक है, जब यहाँ से कोई भी विकिरण आती है, जब कोई भी विकिरण आएगा तो ये विकिरण किस रूप में आती है पृथ्वी पर, तो ये सब आती है, इसको अर्थ मानिए, और ये तो सन हो गया, सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पर जब आती हैं गैसें तो ये लघु तरंग के रूप में आती हैं, लघु विकिरण के रूप में। ठीक है, ये लघु तरंगें होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे वापस फिर यहाँ से आकर कुछ किरणें वापस चली आती हैं, ठीक, अंतरिक्ष में, तो फिर जब वापस जाती हैं तो ये किस रूप में जाती हैं, तो इनको बोल देते हैं हम लोग दीर्घ तरंगे। ठीक है, ये दीर्घ तरंगे होती हैं, यहाँ पे लघु तरंग के रूप में आती हैं, और ये दीर्घ तरंग के रूप में वापस जाती हैं। जब ये तरंगे वापस नहीं जा पाती हैं, अब क्या होता है कि जब जो है राष्ट्रीय नगरीकरण हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बन गए पास पास में, तो क्या होता है, जब ये किरणें वापस जाती हैं तो ये किरणें बिल्डिंग से टकराकर फिर से वापस आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनको वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। याद रखना कि वह गैसें जो सूर्य से लघु तरंग विकिरण के रूप में आती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंग, जो ये वाली तरंग होती है दीर्घ तरंग, विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, तो उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉप जो फैक्ट था जो हमने समझा दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें की जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस गैस। अभी आपने अगले प्रश्न में देखा था कि ग्रीन हाउस गैस हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ाता है और कैसे हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आती हैं और ये लॉन्ग टर्म में वापस जाती हैं, इनको याद रखना। शॉर्ट टर्म में आती हैं और लॉन्ग टर्म में वापस जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। प्राय पूछता है कि जो हमारी विकिरण होती हैं जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो किस टर्म में आती हैं? तो शॉर्ट टर्म में, और वापस जब जाती हैं तो ये लॉन्ग टर्म में जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्र पे प्रभाव इसका पड़ता है, और जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं, जिससे जो है समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाता है और हमारा वायुमंडल भी गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है पृथ्वी पर। और ज़्यादा गर्मी पड़ने से क्या हो जाता है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, इनकी कुछ फसलें जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो, इसके लिए बहुत से स्कीम चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अभी नेट जीरो कार्बन के लिए इंडिया परिबद्ध हुआ है, जो कि 2070 तक यह हमारा लक्ष्य को पूरा करेगा। इसके अलावा सतत योजनाएं जो हैं, सतत लक्ष्य को, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना चल रही है, जो कि नीति आयोग द्वारा अपनाया गया है। और सतत लक्ष्य जो है हमारे 17 लक्ष्य हैं, इसमें 17 गोल्स हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पलक्कड़ बोलते हैं जी, पलक्कड़ में। तो पलक्कड़ शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा केरल में पड़ेगा, इसको याद रखना। फिर अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एक पहाड़ या पर्वत है जो उसको पलक्कड़ बोलते हैं। तो पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एजेंडा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अनायमुडी की, तो अनायमुडी क्या है? हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनामुडी। और यह हमारा ऑप्शन जो 19 नंबर प्रश्न का है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न की, जो हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसमें बात करता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ये 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है, टॉप 20 में हमने 3 से 4 प्रश्न को रखा है। तो यह ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप इतने प्रश्न हमने क्यों रखा है? ये सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें बात करता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अगर हम बात करें इसमें जल वाष्प की, आप लोग जल वाष्प पर जाएंगे तो जल वाष्प बिल्कुल नहीं है, ये गलत का प्रश्न हो जाएगा, आप लोगों का गलत आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है इसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प हमारा ग्रीन हाउस गैस है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जलवाष्प हमारा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस है और सबसे अधिक जो है इसको क्या है, वायुमंडल को प्रभावित भी करता है। क्योंकि क्या होता है, जलवाष्प जब हमारा क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में नमी होती है, वह नमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प में चेंज हो जाता है और यह हमारे वायुमंडल से नमी चली जाती है वायु में। तो जलवाष्प होता है, जलवाष्प की प्रक्रिया में क्या होता है, वायुमंडल की नमी कम होती है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो यह हमारा ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है जलवाष्प। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हमारा नाइट्रोजन नहीं है, इसको याद रखना। और ये हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न थे, जिनको हमने देखा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और बार बार आयोग द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। आप लोग इस PYQ सीरीज से अधिक जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने भाई बंधुओं को भी अधिक से अधिक जोड़िए, ताकि इस सीरीज का लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट तक प्राप्त हो सके। और आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहेंगे कि हमारी क्लास 9 बजे होती है डेली, तो आप लोग प्राइमर में जुड़िए और
और अधिक से अधिक अगर वहाँ पे कोई डिस्कशन भी करना है तो आप लोग दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो आप लोग 9 बजे जुड़ा करिए डेली, और डेली हमारी क्लास 9 बजे होती है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी भी करते रहिए, और हमसे जुड़े रहिए और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।